दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान का टोटल कर्ज 126.3 बिलियन डॉलर्स है। क्या आपके माइंड में कभी ये सवाल आया है कि क्यों ना हम ज़्यादा पैसे छाप कर न सिर्फ ये कर्ज रातों रात ख़त्म कर दें बल्कि मुल्क से गुर्बत का भी खात्मा कर दें। हमारे नोटों पर ये जो लाइन लिखी होती है हामले हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा, इसका भला क्या मतलब होता है? GDP क्या होती है? फॉरेन रिजर्व्स क्या होते हैं? इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं? किसी भी मुल्क पर उनका क्या इम्पैक्ट होता है? किसी भी मुल्क के डिफ़ॉल्ट हो जाने का क्या मतलब है? और क्या हो अगर पाकिस्तान या कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए? आपको इन सभी सवालों के जवाब तरतीब के साथ और इंतहाई आसान अल्फाज में समझाएंगे। Let's shift our attention to Pakistan now. The political chaos in Pakistan has dominated. Well, cash-strapped Pakistan's economy is in doldrums and the data... We begin with Pakistan's political crisis and news that former Prime Minister Imran Khan has been arrested in Islamabad. दोस्तों फॉरेन रिजर्व्स, जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व्स भी कहते हैं, फॉरेन रिजर्व्स भी और ज़र मुबादला भी, यही वो चीज़ है जो तय करती है कि कोई भी मुल्क मैक्सिमम कितने पैसे छाप सकता है और कितनी ट्रेड कर सकता है। असल में बाहर के मुल्क की जितनी ज़्यादा करेंसी पाकिस्तान के पास होगी, पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व उतना ही ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे स्टेट बैंक को पाकिस्तान में 100 अमेरिकी डॉलर्स पड़े हैं तो इस हिसाब से हमारे फॉरेन रिजर्व 100 डॉलर्स होंगे। वैसे फॉरेन रिजर्व्स में कुछ और चीज़ें भी शामिल होती हैं जैसे कि गोल्ड यानी सोना वगैरह, मगर उनकी परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए वो हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान का ज़र मुबादला 4.46 बिलियन डॉलर्स है। मतलब कि अगर हम नोट छापना शुरू करें तो हम सिर्फ 4.46 बिलियन डॉलर्स के बराबर ही नोट छाप सकते हैं। और ये फॉरेन रिजर्व ज़रूरी नहीं कि डॉलर्स की शक्ल में ही हो, ये पाउंड्स, यूरो या फिर गोल्ड की शक्ल में भी हो सकते हैं। अब ये फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते या घटते कैसे हैं, ये हमने वीडियो में आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि हम जितने चाहें उतने पैसे क्यों नहीं छाप सकते। हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी मुल्क अपने फॉरेन रिजर्व से ज़्यादा पैसे छाप ही नहीं सकता, पर अगर मजबूरन छापेगा तो उस मुल्क में महंगाई का वो तूफान आएगा कि आने वाली नस्लें भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आइए ये बात आपको सादा सी मिसाल से समझाते हैं। फ़र्ज़ करें आप एक बाइक बेचना चाहते हैं। आप कहते हैं कि ये बाइक मैं 50,000 की बेचूंगा, कौन कितने चाहेगा? 1 मिनट से पहले आपके सामने 10 लोग आकर खड़े हो जाते हैं और हर कोई कहता है कि ये मैं बाइक खरीदूंगा। अब बाइक एक है और बंदे 10, इन 10 के 10 लोगों को तो आप बाइक दे नहीं सकते, इसलिए आप बाइक का रेट बढ़ा देंगे। आप कहेंगे कि ये बाइक मैं 50,000 की नहीं बल्कि 1 लाख रुपए की सेल करूँगा। अब 10 लोगों में से 8 लोग तो ये कीमत सुनकर चले जाएंगे, मगर 2 अभी भी खड़े हैं जो 1 लाख में भी ये बाइक खरीदने पर तैयार हैं। अब आप एक बार फिर से कीमत बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये बाइक मैं 1,30,000 में बेचूंगा। ये कीमत सुनकर एक बंदा और वहां से चला जाता है और बाकी लास्ट में बचा एक बंदा आपको 1,30,000 देकर आपसे बाइक खरीद लेता है। इससे हमें पता चलता है कि डिमांड एंड सप्लाई ही वो चीज़ है जो किसी भी चीज़ की प्राइस तय करती है। अगर डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम, जैसे कि बाइक वाले केस में था, खरीदने वाले बंदे 10 थे जबकि बाइक एक ही थी, तो फिर प्राइस इंक्रीज़ होगी। और अगर मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी और ख़रीदने वाला कोई नहीं होगा तो ख़ुद ब खुद उस चीज़ का रेट गिर जाएगा। दोस्तों अब आते हैं अपने सवाल पे कि हम जितने चाहे उतने पैसे क्यों नहीं छाप सकते। चलिए जी आपकी बात मान लेते हैं और हम अपने फॉरेन रिजर्व से ज़्यादा पैसे छाप कर एक तो अपना कर्ज ख़त्म कर लेते हैं और दूसरा पाकिस्तानी को 10-10 करोड़ रुपए भी दे देते हैं ताकि मुल्क में गरीबी ख़त्म हो। अब ज़रा अपनी बाइक वाली मिसाल पर वापस आइए। अब हर पाकिस्तानी के पास 10 करोड़ रुपए हैं, आप बाइक बेच रहे हैं और आपके पास भी 10 करोड़ हैं और जो लोग बाइक खरीदने आए हैं उनके पास भी 10-10 करोड़ हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अब भी अपनी बाइक 50,000 में बेचेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अब तो आप 50 लाख में बेचेंगे क्योंकि आपको पता है कि लोगों के पास पैसा ही बहुत है। तो देखिए 50,000 की चीज़ 50 लाख की होगी ना। मुल्क में महंगाई बढ़ी कि नहीं? 200 रुपये दर्जन मिलने वाले केले 20,000 रुपये दर्जन मिलेंगे। बिरयानी की प्लेट हो सकता है कि आपको 1 लाख रुपए की मिले। इतनी महंगाई की वजह से आपका 10 करोड़ भी तेज़ी से ख़त्म होगा। मतलब कुल मिलाकर आपको किसी किस्म का कोई फ़ायदा या बचत नहीं होगी, बल्कि उल्टा महंगाई ही बढ़ेगी। ऐसा ही कुछ जिम्बाब्वे ने भी किया था। इन्होंने जी भरकर नोट छापे, बस फिर क्या हुआ, बच्चे झोलियाँ भरकर पैसे ले जाते हैं और सिर्फ एक टाफ़ी खरीदते हैं, जिससे उनकी इकॉनमी बर्बाद हो गई। एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने। देखिए जब पेपर करेंसी या डिजिटल करेंसी नहीं हुआ करती थी तब लोग गोल्ड यानी सोने के ज़रिए तजारत करते थे। अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करना हो तो साथ गोल्ड कैरी करते थे। इतने सारे सोने को साथ ले जाना रिस्की भी था और जब कोई बंदा किसी चीज़ के बदले गोल्ड लेता था
तो उसे ये भी डर रहता था कि कहीं मैं कोई मिलावट इसमें ना हो। तो गवर्नमेंट ने इसका एक हल निकाला। गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपना सोना हमारे पास जमा करवा दो, हम आपको इसके बदले पेपर करेंसी देते हैं। मतलब ये कि अगर आप 5,000 रुपये मालियत का सोना हमारे पास जमा कराएंगे तो हम बदले में आपको 5,000 का एक नोट देंगे। ये नोट इस बात की रसीद होगा कि तुमने 5,000 रुपये मालियत का सोना गवर्नमेंट के पास रखवाया है। इस 5,000 को तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो और जब चाहो ये 5,000 गवर्नमेंट को वापस देकर अपना सोना ले जा सकते हैं। यही वो चीज़ है जो हमारे नोटों पर भी लिखी होती है, यानी हामिले हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट हमें ये गारंटी देती है कि तुम जब भी ये नोट हमारे पास लेकर आओगे उसके बदले हमसे अपना गोल्ड डिमांड कर सकते हैं। हम तुम्हें तुम्हारा गोल्ड देने के पाबंद होंगे। अब फ़र्ज़ करें एक मुल्क में फॉरेन रिजर्व 4 बिलियन डॉलर्स हैं, जिसमें गोल्ड भी है, डॉलर भी हैं और यूरो भी है, और वो मुल्क 10 बिलियन डॉलर छाप कर लोगों में बांट देता है, यानी अपने रिजर्व से 6 बिलियन डॉलर ज़्यादा। अगर कल के दिन उस मुल्क की पूरी आबादी गवर्नमेंट के पास आ जाए और कहे कि ये नोट वापस ले लो और उसके बदले हमारा गोल्ड दो, जैसा कि तुमने हमसे वादा किया था, अब लोगों के पास हैं 10 बिलियन डॉलर्स, जबकि गवर्नमेंट के पास तो सिर्फ 4 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व पड़े हैं। इसका मतलब बाकी के 6 बिलियन डॉलर्स जो एक्स्ट्रा प्रिंट किए गए थे वो कागज़ के टुकड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। इनकी कीमत रद्दी के बराबर है, लिहाजा मुल्क में पैसे की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं जीडीपी की। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपके मुल्क में लोगों ने काम करके जितने पैसे कमाए वो उस मुल्क का जीडीपी है। फ़र्ज़ करें आपके घर में 3 लोग काम करके पैसा कमाते हैं, एक साल में वो 3 लोग जितना पैसा कमाएंगे वो आपके घर का टोटल जीडीपी होगा। एक मुल्क में फ्रूट बेचने वाले से लेकर डॉक्टर तक जो भी बंदा जितना भी पैसा एक साल में कमाता है वो उस मुल्क की जीडीपी में शामिल होता है। अगर अमेरिका की कोई कंपनी पाकिस्तान में अगर बिजनेस करेगी और पैसे कमाएगी तो पाकिस्तान से कमाए गए पैसे पाकिस्तान की जीडीपी में ही शामिल होंगे। जैसा कि बाटा शूज़ एक जापानी ब्रांड है, बाटा के पूरे पाकिस्तान में मौजूद आउटलेट्स सालाना जितना भी पैसा कमाएंगे वो जापान की नहीं बल्कि पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल होंगे। कोई चीज़ बेचकर कमाया गया पैसा जैसे कि फ्रूट, सब्जी, गाड़ियाँ, मोबाइल वगैरह, और कोई सर्विस देकर कमाया गया पैसा जैसे कि टीचिंग या फ्रीलांसिंग वगैरह, ये दोनों किस्म के पैसे जीडीपी में ही शामिल होते हैं। पाकिस्तान के पिछले साल 2022 की जीडीपी 376 बिलियन डॉलर्स थी, यानी पिछले साल 23 करोड़ अवाम ने मिलकर 376 बिलियन डॉलर्स कमाए। वो चीज़ें जो कोई भी मुल्क खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता और अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बाहर से ख़रीदता है उसे इंपोर्ट्स कहते हैं। और वो चीज़ें जो एक मुल्क इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करता है कि अपने लोगों की ज़रूरियात पूरी करने के बाद उसको दूसरे मालिक को बेचकर मुनाफा कमाता है, इसे एक्सपोर्ट्स कहते हैं। जो मुल्क जितनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा उतने ही ज़्यादा पैसे कमाएगा और उसकी इकॉनमी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। दोस्तों मुल्क में डॉलर्स लाने के यानी अपने फॉरेन रिजर्व्स बढ़ाने के 3 ही तरीके हैं। पहला तो ये कि आप अपने मुल्क में ज़्यादा मिकदार में चीज़ें बनाओ, उन्हें बाहर के ममालिक को बेचो और डॉलर्स कमाओ। दूसरा ये कि आपके मुल्क के लोग बाहर जाकर काम करें और डॉलर्स कमाकर मुल्क में लाएं। तीसरा ये कि आप डॉलर्स किसी दूसरे मुल्क या IMF से उधार लें। इस वक्त पाकिस्तान 120% खसारे में है, मतलब पाकिस्तान कमा $100 रहा है मगर उसकी खपत यानी कंजप्शन $220 है। ऊपर वाले $120 ये कर्ज लेकर पूरे करता है। अब जाहिर सी बात है ये कर्ज सूद समेत वापस भी करना होता है। अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए कि हमारे पास कर्ज वापस करने के पैसे भी ना हो तो हम अपने आप को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि एक कर्ज वापस करने के लिए हमने दूसरा कर्ज लिया और उसे कर्ज वापस करने की बजाय अपने किसी काम में इस्तेमाल कर लिया और फिर ये सूरत हाल हो जाएगी कि दोनों कर्ज वापस करने के लिए पैसे ना हो तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए तो कोई भी मुल्क जो आपके साथ तिजारत किया करता था, आपको चीज़ें दिया करता था, वो अब से आपको चीज़ें देना बंद कर देगा। अगर पाकिस्तान की बात करें तो अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो पाकिस्तान में गाड़ियों के इंजन से लेकर खाने वाले तेल तक की इंपोर्ट बंद हो जाएगी, जिससे मुल्क की मईशत का पहिया रुक जाएगा, बेरोज़गारी और महंगाई आसमान छुएगी। कोई भी मुल्क आपको चीज़ें इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसे पता है कि इस मुल्क के पास बदले में देने के लिए पैसा तो है नहीं। दोस्तों तो ये थे वो कुछ अहम सवाल जो आपको अपने मुल्क के मुतल्लिक लाजमी पता होने चाहिए थे। हमने चीज़ों को सादा और आसान फहम तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।